तो फ्रेंड्स, अब मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ों का डिटेल्स आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो कि आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं, अब इन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासीय होती है, उसे हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है इसका लघु परासीय होगा और साथ में अनियमित होगा। इनकी कणों की जो व्यवस्था होती है अनियमित होती है। क्रिस्टलीय का एक सीधा उल्टा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे, तो कांच, रबर, प्लास्टिक ईटीसी इसके एग्जाम्पल बनेंगे। एक बार और डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़िए कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासीय होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनकी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। अनियमित कहने का मतलब ये है कि अगर आप रबर को थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें संकुचन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। इसकी कोई फिक्स पोजीशन या फिक्स कोई भी शेप साइज नहीं होती है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बनाया गया। इसका देखिए जो संरचना है इसके जैसा नहीं है, क्रिस्टलीय के जैसा नहीं है। ये क्रिस्टलीय जैसा जो ठोस है, इसका जो एग्जांपल आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसका एक फिक्स पोजीशन है, इसका फिक्स एक शेप है कि इसी शेप में इसी चेन में एक बंधा हुआ है। लेकिन इसका चेन फिक्स नहीं है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है और इसकी संरचनाएं सारी सारी चीज़ें अलग है। और इसमें जो आपके जो अणु परमाणु और आयन है, ये फिक्स नहीं है कि इसके पास कितने अणु परमाणु और आयन है और इसके पास कितने अणु परमाणु और आयन है। ठीक है। तो इस टाइप से आपका अक्रिस्टलीय ठोस को हम परिभाषित करेंगे। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे, कांच, रबर और प्लास्टिक। ऐसे तत्वों को हम बोलेंगे क्या, तो अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका आता है एक क्रिस्टल जालक, यानी कि क्रिस्टल लेटिस क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि क्रिस्टलीय लेटिस क्या होती है। तो इसका डेफिनेशन पहले आप समझिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, साथ में इसका एग्जाम्पल फिगर उगर सब दिखाएंगे। ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय लेटिस यानी कि क्रिस्टलीय जालक। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो परमाणु, अणु और आयन। ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं अवयवी कण। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविमी व्यवस्था होती है। त्रिविम का मतलब कि 3 डायमेंशनल यानी कि 3D स्ट्रक्चर होती है। इसी 3D स्ट्रक्चर व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। एक बार और सुनिए, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इसी त्रिविम व्यवस्था को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसका एक और डेफिनेशन है, इससे आपको समझ में थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि एक्स, वाई और जेड तीनों अक्षों पर एक अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे आप जालक बिंदु यानी कि क्रिस्टल यानी कि लेटिस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर ये दर्शाया गया ऐसे करके। ठीक है। अब इसमें अवयवी कण कौन कौन से होंगे, अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, ऐसे जो कि दर्शाए गए हैं, इस पे पॉइंट के नाम से डिनोट किया गया है। ठीक है ना। ऐसे चीज़ इसमें दर्शाई गई है, तो इसे हम बोलते हैं का 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर को ही हम जालक के नाम से जानते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे एक जो दूसरा टॉपिक आता है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल, जिसे आप बोलते हैं क्या, यूनिट सेल या यूनिक कोष्ठिका। ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। यूनिट सेल क्या होती है। इसका डेफिनेशन ये है कि एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटे भाग है, छोटा से छोटा भाग है
जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जाल का निर्माण होता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक किसी भी सेल का किसी भी एक 3D स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिट सेल की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी 3D स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा यूनिट सेल की ज़रूरत पड़ती है, और वही यूनिट सेल एक एक करके आपका 3D स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। देखिए, तो सबसे पहले एक यहाँ पे यूनिट सेल का यहाँ पे फिगर दर्शाया गया है, और इसी फिगर को अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक और आपका यहाँ पे यूनिट सेल, सेकंड यूनिट सेल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक और नाम से बढ़ा सकते हैं आगे की तरफ, एक आपका और यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। ठीक है ना, तो इसे ही आप ऊपर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी पूरे समूह को आप बोलते हैं क्या, एक क्रिस्टल बोलेंगे। तो क्रिस्टल का एक भाग, सबसे एक पहला भाग को आप क्या बोलेंगे, तो यूनिट सेल के नाम से आप जानेंगे। ठीक है ना, चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, ये यूनिट सेल दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एसएससी यानी कि सरल घनी एकक कोशिका। एससीसी, एससीसी क्या होती है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के दोनों पर कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। देखिए, अवयवी कण कहने का मतलब यह है कि अवयवी कण कौन कौन से होंगे, तो अणु, परमाणु और आयन को हम बोलते हैं अवयवी कण। और यहाँ पे देखिए, केवल कॉर्नर पे आपको अवयवी कण दिखाए जाएंगे, केवल कॉर्नर पे ही आपके अवयवी कण जिसमें दिखाएंगे। जिस फिगर में आपको केवल अवयवी कण कॉर्नर पे दिखाए जाएंगे, तो उस सेल को बोलेंगे आप एससीसी, यानी कि एससीसी यानी कि सरल घनी एकक कोशिका। ठीक है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसका कैसे फार्मूला निकालते हैं, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो प्रति इकाई, प्रति यूनिट सेल में कणों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, तो 8 इंटू, यहाँ पे कितने पॉइंट हैं देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 इंटू 1/8 कर देंगे तो आपका सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड टाइप समझ लेते हैं कि केंद्रीय एकक कोशिका क्या चीज़ होती है। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक स्थितियों पर भी उपस्थित होती है, केंद्रीय एकक कोशिका कहलाती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय एकक कोशिका आप इस बोलेंगे कि ये मान लीजिए आपका एक यूनिट सेल दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पे तो सभी के कॉर्नर पे तो एक एक अवयवी कण होंगे ही, लेकिन इसके एक सेंटर में भी एक आपका यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे केंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि अंतः यानी कि केंद्रीय एकक कोशिका क्या होती है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किसे बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं बीसीसी। यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। सारे सेंटर पे कॉर्नर पे उपस्थित है और एक बीच में आपका सेंटर पे उपस्थित हो जाएगा, उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से हम लोग जानेंगे। अब इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो 8 इंटू 1/8 करके आपस में ये सबसे अंदर वाला एक जोड़ देंगे, तो बीसीसी यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या चीज़ होती है। तो यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हो, तो यह फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। देखिए, ये जो आपका मैं बता रहा हूँ कि एफसीसी क्या होती है, बीसीसी क्या होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इससे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, तो बीसीसी मैंने बता दिया कि 8 इंटू 1/8 करके आपका यहाँ पे बीच वाला में एक सेंटर वाला यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका बीसीसी 2 निकल के आ गया। लेकिन एफसीसी की मैं बात करूँगा तो सारे कोनों पे तो होंगे, लेकिन उसके जो फेस होंगे ना, फेस पे भी एक एक चीज़ एक एक अणु होंगे, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे सारे कॉर्नर पे एक एक यहाँ पे अणु दर्शाए गए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
लेकिन देखिए इसके चार जो प्लेट हैं, चार जो फेस हैं, ये वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस हो गया, एक ये साइड वाला फेस हो गया, इस पे देखिए एक यहाँ पे अणु को दर्शाया गया है, एक यहाँ पे दर्शाया गया, और एक ये फेस हो गया यहाँ पे दर्शाया गया है, और एक नीचे वाला फेस हो गया, एक यहाँ पे दर्शाया गया है। तो 6 कोनों पे, 8 कोनों पे तो दर्शाया गया है, लेकिन 4 यहाँ पे फेस पे भी दर्शाया गया है। उससे हम बोलेंगे, उस टॉपिक को बोलेंगे क्या, तो एफसीसी के नाम से जानेंगे। ठीक है, कोनों के अतिरिक्त आपके फेस पे भी एक एक अणु होंगे, ऐसी संरचना को हम बोलेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो 8 × 1/8, ये तो आपका हो गया फेस सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक वाला। ठीक है, चारों कोनों वाला पे। यहाँ पे देखिए इसके कितने, यहाँ पे देखिए 6 × 1/2 कर देंगे, प्लस करके 6 × 1/2 कर देंगे, तो 1 + ये 3, यहाँ पे 4 यहाँ पे अणु निकल के आ जाएंगे फेस सेंटर क्यूबिक का। ठीक है, अब इसका एक तीसरा टाइप होता है जो केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या डिफरेंट होता है, कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कोरिलेट करना मत भूलिए। तो इसमें अवयवी कण, अवयवी कण कहने का मतलब यह है कि अणु, परमाणु और आयन कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए 6 यहाँ पे 8 कोनों पे, ठीक है, 8 अणु यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके एक ऊपर वाला जो सतह है उस सतह पे, और एक निचला वाला सतह है उस सतह के, दोनों के सेंटर में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि अणु को दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो इसी संरचना को आप बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें कैसे हम परमाणु को हम डिनोट करते हैं। तो प्रति इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या 8 × 1/8 + 2 × 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे परमाणु निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो आपका टॉपिक आता है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, संकुलन क्षमता यानी कि दक्षता के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक तुरंत कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत के लगता है ऐसी वीडियोस को लाना। ठीक है ना, तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि संकुलन क्षमता यानी कि दक्षता क्या चीज़ होती है। तो इसका परिभाषा पहले सुनते हैं, बाद में इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। तो इसका डेफिनेशन यह है कि क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। अब इसे कैसे समझेंगे, समझने का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे पत्थर दिया गया है। ठीक, ये पत्थर छोटे छोटे अणु, परमाणु और आयनों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणु और आयन से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए एक ये परमाणु हो गया और एक ये परमाणु हो गया। ठीक है, जो इनमें जो इंटरमालिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है काफ़ी कम होता है, और इंटरमालिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ें बोली जा रही है कि इंटरमालिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, परमाणु एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता यानी कि दक्षता कहलाता है। तो क्रिस्टल में उपलब्ध जितने भी स्थान है, ठीक है, परमाणुओं के द्वारा जितना भी स्थान घेरा गया है उसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, किस क्षमता से वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं उसी क्षमता को, उसी दक्षता को बोलेंगे हम संकुलन दक्षता या क्षमता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन यानी कि VOCCU, ठीक है, वैक्यूम, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन V सेल है, तो परसेंटेज के कैसे निकलेंगे, तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए V/V सेल × 100। ठीक, तो ऐसे आपके संकुलन क्षमता निकल के आ जाएंगी। अब ये तो था उसमें, लेकिन अब से कोई बोल देगा कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका कैसे होंगी, तो इसमें होता है आपका संकुलन क्षमता 52%, क्योंकि परमाणुओं के द्वारा जो घेरा के स्थान होता है 52% होता है, इसलिए संकुलन क्षमता भी आपका 52% आपकी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है,
आइए बात कर लेते हैं कि बीसीसी में क्या होता है, परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान। तो बीसीसी में परमाणु के द्वारा घेरा गया स्थान 68% होता है, इसलिए संकुलन क्षमता भी 68% आ जाएंगी। ठीक, आप एफसीसी में देख लेते हैं। तो एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में आपका जो परमाणुओं के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है 74% होता है, इसलिए संकुलन क्षमता आपका 74% यानी कि 74% हो जाएंगी। अब आपका एक चीज़ और बच जाता है यहाँ पे, क्रिस्टलों में दोष। मैंने तो बहुत पढ़ा दिया कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्रिस्टल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में आपका डिफेक्ट भी डेवलप होते हैं। तो क्रिस्टल में कैसे कैसे डिफेक्ट डेवलप होंगे उसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्रिस्टल में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण क्रिस्टलों में दोष होता है। अब देखिए क्रिस्टल में दोष कैसे होंगे। तो एक क्रिस्टल अव्यवस्थित होते हैं, एक क्रिस्टल ऐसे हो जाएंगे तो दूसरा क्रिस्टल ऐसे हो जाएंगे तो तीसरा ऐसे हो जाएगा। तो इसकी जो शेप साइज अलग अलग होने की वजह से इसमें अव्यवस्था हो जाती है। तो अव्यवस्था होने के कारण इसमें अशुद्धियाँ भी होने लगती है कभी कभी। तो अशुद्धियाँ या अव्यवस्था के कारण इसमें डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं, उसे हम क्रिस्टल का दोष बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये दोष दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। तो एक का आपका होगा बिंदु दोष, और जो आपका दूसरा होगा वो रेखीय दोष होगा। तो बिंदु दोष कहने का मतलब कि इसके पॉइंट पे दोष यानी कि डिफेक्ट डेवलप होंगे, और रेखीय दोष कहने का मतलब ये हुआ उसके एक किसी भी लीनियर लाइन में लीनियर में डिफेक्ट डेवलप होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिंदु दोष यानी कि पॉइंट डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और जो दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रस समीकरण मितीय दोष, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आया हुआ ये चीज़ है कि रस समीकरण मितीय दोष कौन कौन से होते हैं और रस समीकरण मितीय दोष कौन कौन से, दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि बिंदु दोष क्या होते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन होने के उत्पन्न दोष को ही हम बोलते हैं बिंदु दोष। कि अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन होने से उत्पन्न दोष। अवयवी कण कौन कौन से होंगे, तो अणु परमाणु और आयनों की जो व्यवस्था होती है उनमें जो विचलन हो जाता है, ठीक है। विचलन करने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे एक गैपिंग हो गया, ठीक है, विचलित हो गया, उसे हम विचलन बोलते हैं, ठीक है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन होने से उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आता है आपका रेखीय दोष। तो रेखीय दोष को भी हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं कि जालक के पूर्ण पंक्ति में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष बोलते हैं। कि जो जालक क्रिस्टल की एक लाइन जो होती है उस लाइन में जो भी डिफेक्ट डेवलप होते हैं उसे हम बोलते हैं रेखीय दोष। अब एक चीज़ और मैंने बताया कि रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं। तो यह दोष एक ऐसा दोष होता है जो दोष के पहले तथा दोष के बाद अनुपात समान होता है। देखिए, रस समीकरण मितीय दोष क्या होते हैं। तो यह दोष एक ऐसा दोष होता है जो दोष के पहले तथा दोष के बाद का जो रेशियो होता है वो समान होता है। दोष के पहले का रेशियो और दोष के बाद, ठीक है, दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो समान होंगे, ठीक है। चलिए, अब और रस समीकरण मितीय दोष समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो अनुपात होगा वो समान नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा और रस समीकरण मितीय दोष। तो अब समझ लेते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष में कौन कौन से दोष आते हैं। तो आपका जो फर्स्ट आता है फ्रेंकल दोष, सेकंड आता है आपका रिक्तिका दोष, तीसरा आता है आपका शॉटकी दोष, और जो चौथा आता है आपका बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट दोष है जो आपका अंतराकाशी दोष। तो चार दोष डेवलप होते हैं। 4 डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय पॉइंट डिफेक्ट, फ्रेंकल दोष, रिक्तिका दोष, शॉटकी दोष, अंतराकाशी दोष। अब समझ लेते हैं कि और समीकरण मितीय दोष में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या होंगे, तो धातु यानी कि एक परमाणु या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक है, या कभी कभी कम हो जाएंगे,
तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं अर्ध समक्रमितीय दोष। इसमें जो रेशियो होगा समान नहीं होगा, और इसमें जो परमाणु का जो रेशियो होगा पहले का और बाद का इसमें समान होगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हो गई। ये यहाँ पे ये दोष पूछता भी था 2014-15 यानी कि 16-17 में कि फ्रेंकल दोष और साटकी दोष में कौन कौन से डिफरेंट हैं, इसके दोष कौन कौन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे NaCl का। ठीक है, उस सारी चीज़ों के फिगर के माध्यम से हम लोग भी अभी देखने वाले हैं। ठीक है ना, अंत तक बस बने रहिए। यहाँ पे देखिए आ भी गया कि साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। देखिए यहाँ पे साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। सबसे पहले हम समझते हैं कि साटकी दोष क्या होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और फिगर भी देखेंगे। तो साटकी दोष वह दोष जो क्रिस्टल में धाराएं तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है। वह दोष जो क्रिस्टल में धानायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है। एक कोई भी परमाणु या पॉजिटिव या निगेटिव जो भी होंगे, ठीक है, एक आयन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा अपने स्थान से, तो उसमें रिक्त उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाएगा, तो इसी दोष को हम बोलेंगे क्या, साटकी दोष। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl पोटेशियम क्लोराइड EtC, KCl। ठीक है, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे एग्जाम्पल बन गया आपका NaCl, CaCl, KCl। ये सब सारे जो एग्जाम्पल होंगे आपके साटकी दोष के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी ये आपके मिश्रण हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में भी आपका साटकी दोष को देखा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे इसको डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक संरचना, यहाँ पे फिगर एक दर्शाया गया है। इस वाले फिगर पे आप पहले ध्यान दीजिए, सिंपल फिगर है। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है ना, तो क्रिस्टल जालक में देखिए कि जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव है उतने भी यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, एक फिक्स पोजीशन है इन सब का। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन था, परमाणु था, यहाँ से गायब हो गया है, इस स्थान से ही गायब हो गया। तो अब गायब हो गया तो इसमें डिफेक्ट डेवलप हो गया ना, तो इसी डिफेक्ट को बोलेंगे क्या, तो साटकी दोष। अब कहाँ चला गया ये पता नहीं। ठीक है, तो इसी डिफेक्ट को बोलेंगे हम साटकी दोष। साटकी दोष वाल्टर हरमान साटकी, जो कि 1930 में इस दोष का खोजा था। ठीक है ना, अब साटकी दोष किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, तो घनत्व कम करता है, घनत्व कम करने की कोशिश करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु उसमें से निकल जाएंगे, से घनत्व जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। और जो घनत्व होते हैं द्रव्यमान पे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि रिक्तिका दोष या अंतराकाशी दोष क्या होते हैं। तो रिक्तिका दोष यह क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान यानी कि जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष बोलते हैं। साटकी दोष के जैसा ही होता है, लेकिन ये स्थान से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन को सुन लेते हैं। यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान यानी कि जालक बिंदु से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है। ठीक है, जो मटेरियल की जो भी डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे लैटिस से दर्शाया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, जब अगर आप एक सिंपल जालक दिखाया गया, इसमें कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, सभी अपने अपने जगह पे परमाणु हैं, लेकिन इसमें आप देखिए कि यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु इसमें गायब हो गया। जो भी अवयवी कण थे इसमें तो गायब हो गया, तो इसमें क्या हो जाएंगे, तो रिक्त डेवलप हो जाएंगे, यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। तो अब खाली हो जाएगा तो इसमें इसी दोष को बोलते हैं हम रिक्तिका दोष। ठीक है, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होते हैं, द्रव्यमान बटा में आयतन, और यहाँ से घनत्व जो होगा द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप द्रव्यमान को बढ़ाते हैं तो आपका डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर आप मास को घटाएंगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है,
चलिए, साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ों को गर्म करते हैं तो उसमें उसके जो भी यहाँ पे परमाणु होते हैं वहाँ से उस मटेरियल से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष, और जो यहाँ पे जो दोष होते हैं ऊष्मागतिकी दोष के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अंतराकाशी दोष क्या होते हैं। तो अंतराकाशी दोष, तो क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थल में आ जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। क्या होते हैं, तो क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण का मैंने बहुत बार बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब कि अणु, परमाणु और आयन जालक के अंतराकाशी स्थल में चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है, और इस दोष में सामान्यतः क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कैसे फिगर के माध्यम से आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिंपल क्रिस्टल आपका दिखाया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई भी दोष यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे परमाणु था और यहाँ पे अंतराकाशीय स्थान में जो चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाता हुआ दिखाया भी गया है, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलेंगे हम अंतराकाशी डिफेक्ट। डिफेक्टिव ये फिगर दिखाया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष को मैंने पहले ही बता दिया। अब समझेंगे कि और रस समीकरण मितीय दोष कौन कौन से होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या बन सकता है। तो इस दोष में दोष के पहले तथा दोष के बाद धनायन तथा ऋणायन समान नहीं होते हैं। मैंने बताया ना कि रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है कि जो पहले का दोष है और जो बाद के धनायन है, ऋणायन है, उनका जो रेशियो होता है समान होता था, लेकिन इस दोष में क्या हो जाएगा, तो धनायन और ऋणायन की जो संख्या होगी समान नहीं होगी, रेशियो समान नहीं होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि धातु अधिक के दोष क्या होते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ठीक है, जब NaCl का क्रिस्टल को Na वाष्प पर गर्म किया जाता है तो सोडियम क्रिस्टल के सतह पर जम जाता है। सोडियम क्या होता है, तो क्रिस्टल के सतह पर जम जाता है, जिससे आपका सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। सोडियम जब जम जाएगा तो सोडियम वहाँ पे क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, परित्याग करेगा, जिससे यहाँ पे एक चीज़ बनेगा Na+ हो जाएगा और Cl को माइनस से जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार Na का अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है। रिक्त स्थान को ही F केंद्र भी बोला जाता है। समझिए क्या होता है। धातु अधिक के दोष को हम कैसे समझेंगे, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम के वाष्प पर आप गर्म करते हैं तो सोडियम के क्रिस्टल के सतह पर क्या होता है, तो सोडियम जो होगा वो क्रिस्टल के सतह पर फेस पे जम जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, परित्याग करेगा, जिससे आपका Na+ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na+ हो गया और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, क्लोराइड के, यानी कि Cl- से जुड़ जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान पर चला जाता है, जिसमें आप अगर रिक्त उत्पन्न हो गया तो उसी इलेक्ट्रॉन को ही आप बोलेंगे क्या, F केंद्र। जिस सेंटर को जहाँ पे चला गया उसे हम रिक्त स्थान को बोलेंगे F केंद्र। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से बताते हैं आपको कि कैसे ये डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए Na+